हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड 360 में। और इससे पहले हम देख रहे थे जो समीक्षा अधिकारी का 2021 में पेपर हुआ था, जो अकाउंट वालों के लिए था, तो उसके हमने इतिहास के प्रश्न देख लिए थे। तो आज हम पॉलिटी के प्रश्नों पे यहाँ पे चर्चा करेंगे। और मेरा आप सभी लोगों से एक निवेदन रहेगा कि पुराने पेपर आप जरूर पढ़ लीजिए और इस तरीके से पढ़िए जैसे मान लीजिए आपने पेपर प्रिंट आउट करवाया है, तो प्रिंट आउट आप जब करवाएंगे दोस्तों, तो जो लेफ्ट साइड में पन्ना होगा उसको आप ब्लैंक रखने का प्रयास करना। मतलब एक साइड ही आप क्या करना, प्रिंट निकालना। जैसे ये निकाला तो इसके जो कॉपी में बाएं तरफ का पन्ना होगा वहाँ पे आप इनकी व्याख्या लिखते हुए चलिए। चाहे अपनी तरफ से लिखिए या किसी किताब के माध्यम से या किसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से, लेकिन लिखिए, उससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। इस चीज़ों को आप करना शुरू कर दीजिए। तो यहाँ पे कल हमने देख लिया था 19वां प्रश्न तक, ठीक है। 20वां प्रश्न है, उत्तराखंड के कितने सदस्य लोकसभा में प्रतिनिधित्व करते हैं। तो देखिए बहुत आसान प्रश्न है, इसमें एक्सप्लेन मैं करना नहीं चाहूँगा ज़्यादा, इसलिए क्योंकि देखिए 5 यहाँ पे सदस्य क्या करते हैं, लोकसभा में प्रतिनिधित्व करते हैं। अगर मैं राज्यसभा की बात करूँ तो राज्यसभा में कितने हैं, 3 हैं। तो ध्यान रखेंगे 5 कहाँ है, लोकसभा में, और 3 है राज्यसभा में। आपको क्या करना है, ये 5 सीटें कहाँ कहाँ पे है ये आपको देखना है, कौन कौन इस समय है वर्तमान में, ये चीज़ें आप लिख लीजिएगा। मंत्रिपरिषद में फेरबदल करने का अधिकार किसको है। देखिए मंत्रिपरिषद में फेरबदल करने का अधिकार किसको है, प्रधानमंत्री को। देखिए मंत्रिपरिषद का प्रधान ही होता है प्रधानमंत्री, ठीक है। मंत्रिपरिषद का जो प्रधान कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। प्रधानमंत्री को यह अधिकार प्राप्त है कि वो मंत्रिपरिषद में फेरबदल कर सकता है। तो अनुच्छेद 75 में इसका वर्णन हमें मिलता है। इसके अतिरिक्त अगर हम अनुच्छेद 75 की बात करें तो देखिए अनुच्छेद 75 में क्या कहा गया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। किंतु राष्ट्रपति की ये विवेक की शक्ति नहीं है, मतलब वो विवेक के आधार पर नहीं कर सकता। ये राष्ट्रपति उसी व्यक्ति को क्या करेगा, प्रधानमंत्री नियुक्त करेगा जिसका लोकसभा में क्या होगा, बहुमत होगा। जिसका लोकसभा में क्या होगा, बहुमत होगा। देखिए अगर आप पहली बार पॉलिटी आपने आज तक नहीं पढ़ी है तो आपको ये व्याख्या भी समझ में नहीं आने वाली है। जिन्होंने पहले से हल्का फुल्का भी पढ़ रखा है तो उनको थोड़ा ठीक लगेगा। तो लोकसभा में क्या होगा, बहुमत दल का जो नेता होगा उसको क्या करेगा, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नियुक्त करेगा। प्रधानमंत्री पद पर जो व्यक्ति नियुक्त होगा दोस्तों, उसको क्या होना चाहिए, आपको पता ही होगा, किसी भी सदन का सदस्य होना चाहिए। चाहे लोकसभा की बात कर ले हम, चाहे हम या राज्यसभा की बात करें, तो किसी एक सदन का उसको क्या होना चाहिए, सदस्य होना चाहिए। आमतौर पर हम देखते हैं कि लोकसभा का सदस्य ही होता है प्रधानमंत्री, लेकिन ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, राज्यसभा का सदस्य भी हो सकता है। जब इंदिरा गांधी पहली बार 1966 में प्रधानमंत्री बनी थी तो कहाँ की सदस्य थी, राज्यसभा की सदस्य थी। इसके अलावा अगर हम मनमोहन सिंह की बात करें तो वो भी कहाँ से, असम से सदस्य थे राज्यसभा में, ठीक है। तो कहाँ से, असम से सदस्य थे। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि लोकसभा से ही उसको बाध्यता नहीं है, मतलब। तो यहाँ पे सीधा सीधा प्रश्न है, ये बहुत आसानी प्रश्न है, ये बहुत बार आए हुए प्रश्न है दोस्तों। मंत्रिपरिषद में फेरबदल करने का अधिकार किसको है, प्रधानमंत्री को। क्योंकि क्या है, मंत्रिपरिषद का प्रधान ही कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। मान लीजिए अगर प्रधानमंत्री ना राज्यसभा का है ना लोकसभा का है सदस्य, तो क्या होगा फिर, 6 महीने के अंदर अंदर उसे किसी सदन की क्या लेनी होगी, सदस्यता लेनी होगी, या निर्वाचित होना पड़ेगा, ये तो लोकसभा का या फिर राज्यसभा का। तो 6 महीने का टाइम पीरियड होता है वहाँ पे। अब हम यहाँ पे बात करते हैं अगले प्रश्न की, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 280 किससे संबंधित है। देखिए बहुत ही सरल प्रश्न है ये। पॉलिटी की मैं बात करूँ आपको तो आसानी ही प्रश्न आते हैं, 2-4 प्रश्न ही होते हैं जो थोड़ा दिक्कत पैदा करते हैं। तो आप पॉलिटी आसानी से 1 महीने में आप पूरी कवर कर सकते हैं अगर आप घर में खुद से भी पढ़ते हैं या किसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से पढ़ते हैं। तो संविधान का जो अनुच्छेद 280 है वो किससे संबंधित है, वित्त आयोग से संबंधित है, ठीक है। वित्त आयोग में कितने, एक अध्यक्ष होता है प्लस यहाँ पे 4 सदस्य होते हैं। दूसरा ऑप्शन क्या दिया गया, निर्वाचन आयोग। देखिए निर्वाचन आयोग का वर्णन हमें कहाँ मिलता है, निर्वाचन आयोग के बारे में हमें पता चलता है अनुच्छेद 324 से लेकर अनुच्छेद 329 में। अगर हम भाग की बात करें तो भाग कौन सा हो गया, भाग 15। तो भाग 15 में अनुच्छेद 324 से 329 के बीच में निर्वाचन आयोग का वर्णन मिलता है। निर्वाचन आयोग की अगर स्थापना की बात करें तो देखिए 25 जनवरी जे लिख दिया मैंने 1950, 25 जनवरी 1950 को क्या हुआ था, निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी। यहाँ से एक महत्वपूर्ण जो फैक्ट कई बार एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों, देखिए 1950 से 1989 तक, 1950 से 1989 तक क्या होता था, आयोग में मात्र एक सदस्य होता था। कितना सदस्य, एक सदस्य। ध्यान रखना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण संविधान संशोधन है ये जो मैं अभी बताने वाला हूँ। तो 1950 से 1989 तक इस आयोग में मात्र एक सदस्य हुआ करता था। लेकिन एक संविधान संशोधन हुआ था, 61वां संविधान संशोधन। कब हुआ था, 1989 में। तो 61वां संविधान संशोधन 1989 में हुआ। और इसके तहत क्या क्या दो चीज़ें हमारे लिए महत्वपूर्ण है, एक तो मतदान की आयु 21 से 18 कर दी गई, ठीक है। 61वें संविधान संशोधन 1989,
ठीक है। इसके द्वारा पहला जो फैक्ट हमें याद रखना है, मतदान की जो आयु पहले होती थी वो 21 होती थी और 21 से फिर 18 कर दी गई, ठीक है। इसके द्वारा एक और काम किया गया कि राष्ट्रपति ने यहाँ पे क्या किया, दो अन्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किए, दो अन्य नियुक्त किए यहाँ पे। कहाँ पे, निर्वाचन आयोग की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। 61वें संविधान संशोधन की बात कर रहा हूँ, निर्वाचन आयोग की बात कर रहा हूँ। तो 61वें संविधान संशोधन द्वारा यहाँ पे राष्ट्रपति द्वारा दो अन्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किए गए। इस प्रकार ये कितने सदस्य का बन गया, फिर 3 सदस्य। इस प्रकार 1989 में पहली बार 3 सदस्यीय निकाय बना था निर्वाचन आयोग। अगर डेट की बात करूं तो 16 अक्टूबर, तो 16 अक्टूबर 1989 को पहली बार 3 सदस्यीय निकाय बना, कौन, निर्वाचन आयोग। 1989 से पहले मात्र 1 सदस्य हुआ करता था इसमें। और 61वां संविधान संशोधन एग्जाम में कई बार पूछा भी गया, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, भारत के उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव लाया जा सकता है। देखिए, केवल राज्यसभा द्वारा ही भारत के उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव लाया जा सकता है। पहले कई बार ये बहुत सरल प्रश्न है दोस्तों, ये प्रश्न आपके गलत नहीं होने चाहिए, बार बार कह रहा हूँ। भारत का संविधान अंगीकृत किया गया था, भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था। इसीलिए हम 26 नवंबर को क्या मनाते हैं, संविधान दिवस भी मनाते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवादों पर निर्णय दिया जाता है। राष्ट्रपति के जो चुनाव संबंधी विवाद होंगे उस पर निर्णय किसके द्वारा होता है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा होता है। इसका वर्णन हमें अनुच्छेद 71 में मिलता है। तो अनुच्छेद 71 में लिखा गया है कि भारत के जो चुनाव संबंधी विवाद होंगे उस पर निर्णय भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिया जाएगा। ओहो, फोटो गलत खींच दी गई है, 25-26, ठीक है। राष्ट्रपति द्वारा अपना त्यागपत्र संबोधित किया जाता है। तो ये भी बहुत आसान सा प्रश्न है, और ये किसको दिया जाता है, उपराष्ट्रपति को। तो राष्ट्रपति द्वारा अपना जो त्यागपत्र है उपराष्ट्रपति को संबोधित किया जाता है। अगर हम राष्ट्रपति को और तरीके से हटाने की बात करें तो देखिए, एक महाभियोग प्रक्रिया है, इसके बारे में आपने पढ़ा होगा। तो अनुच्छेद 61 में इसका वर्णन हमें मिलता है कि महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा भी हम राष्ट्रपति को हटा सकते हैं। तो इस प्रक्रिया को पढ़ लीजिएगा आप, महाभियोग प्रक्रिया, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। अच्छा लगेगा आपको पढ़ के, यहाँ पे एकदम यह यूट्यूब खोल लीजिए, आप अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश किस आयु में सेवानिवृत्त होते हैं, तो 65 वर्ष। ये भी बहुत सरल प्रश्न है, 65 वर्ष में डायरेक्ट यहाँ पे वन लाइनर फैक्ट है। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है, देखिए, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा और लोकसभा दोनों के लिए सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। लेकिन अब लोकसभा में वो मनोनीत नहीं कर सकता है, क्योंकि एक संविधान संशोधन हुआ, उसको भी देख लेते हैं अभी। राष्ट्रपति द्वारा पहले राज्यसभा के लिए कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है, 12 सदस्यों को, ठीक है। राष्ट्रपति को ये पावर है कि वो राज्यसभा के लिए 12 सदस्यों को क्या कर सकता है, मनोनीत कर सकता है। साथ ही साथ लोकसभा के लिए भी वो 2 आंग्ल भारतीय, ठीक है, 2 एंग्लो इंडियन को भी क्या कर सकता था, मनोनीत कर सकता था। लेकिन एक संविधान संशोधन होता है 2020 में, 104वां संविधान संशोधन, और इस संविधान संशोधन के तहत लोकसभा एवं जो राज्यों की विधानसभा है वहाँ पे अब क्या हो गया, एंग्लो इंडियन के मनोनयन के प्रावधान को खत्म कर दिया गया संसद के द्वारा। तो 104वां संविधान संशोधन आपको ध्यान रखना है इसके द्वारा, ठीक है। हमें क्या ध्यान रखना है, लोकसभा व राज्यों की जो विधानसभा है वहाँ पे जो एंग्लो इंडियन मनोनयन का प्रावधान था वो समाप्त कर दिया गया है। तो ये महत्वपूर्ण है। भारत के संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्दों को जोड़ा गया है। ये भी बहुत घिसा पिटा प्रश्न है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा यहाँ पे जोड़ा गया है। एक चीज़ और कहूँगा कि 42वां संविधान संशोधन पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इस पर कम से कम 4 से 5 फैक्ट ऐसे हैं जो महत्वपूर्ण है एग्जाम के लिए। तो आज ही किताब खोलिएगा, 42वां संविधान संशोधन जरूर पढ़िएगा। आने वाले एग्जाम या पहले के जितने भी एग्जाम हैं आपको यहाँ से प्रश्न बनते हुए हमेशा दिखे और आगे भी दिखेंगे। 30वां प्रश्न है, भारत में हरित राजमार्ग नीति की शुरुआत कब की गई थी, तो भारत में हरित राजमार्ग नीति की शुरुआत 2015 में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा की गई थी। वर्तमान में अगर हम बात करें तो हमारे केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री कौन है, नितिन गडकरी है। भारत के 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो देखिए एन.के. सिंह है। बहुत ही आसान सा प्रश्न है, कौन है, एन.के. सिंह है। वित्त आयोग की यहाँ पे बात आ गई है। देखिए, वित्त आयोग क्या एक संवैधानिक संस्था है, अनुच्छेद 280 के तहत, ठीक है। यहाँ पे हमने पढ़ लिया कि वित्त आयोग के बारे में इससे पहले प्रश्न आया भी था। तो अनुच्छेद 280 में क्या होता है, इसके तहत वित्त आयोग का गठन का प्रावधान है। केंद्रीय सरकार को वित्तीय मामलों पर सलाह देने के लिए के उद्देश्य से क्या हुआ था, वित्त आयोग की यहाँ पे गठन किया गया था। 1 अध्यक्ष होते हैं और 4 अन्य इसमें सदस्य होते हैं। प्रथम वित्त आयोग का गठन की बात करें तो हम 1951 में की गई थी, और प्रथम वित्त आयोग के जो अध्यक्ष थे वो थे के.सी. नियोगी। क्या थे, के.सी. नियोगी, ध्यान रखना, के.सी. नियोगी। पूरा नाम अगर देखेंगे तो क्षितिज चंद्र नियोगी।
व्यवसाय करने में आसानी पर विश्व बैंक की वार्षिक रिपोर्ट 2020 के अनुसार भारत की रैंक कितनी है? 63वीं रैंक है। ठीक है, तो 63वीं रैंक है यहाँ पे। यह धारणा कि आर्थिक वृद्धि सभी क्षेत्रों में नीचे तक पहुंचेगी को जाना जाता है। देखिए, एक ट्रिकल डाउन सिद्धांत है, या हम इसको कहते हैं टपकन सिद्धांत। क्या कहते हैं? टपकन सिद्धांत। हो सकता है कि कभी ये टपकन सिद्धांत दे दे यहाँ पे ऑप्शन में। तो देखिए, ये थ्योरी क्या कहती है, ये सिद्धांत क्या कहता है कि अमीर वर्ग का ख्याल रखने वाली नीतियाँ बननी चाहिए। जो अमीर वर्ग है ना, उनका ख्याल रखने वाली नीतियाँ बनाने से क्या होगा? अर्थव्यवस्था में तेजी आएगी, और इसका फायदा सबको होगा जिसमें गरीब भी शामिल है। यानी कि अमीरों को उठाने की बात की गई, ऐसी नीतियां बननी चाहिए कि जिससे क्या हो, अमीर वर्ग का ख्याल रखा जाए। उससे क्या होगा? अर्थव्यवस्था में तेजी आएगी, और अर्थव्यवस्था में तेजी आएगी, जो गरीब तबके का वर्ग है तो इनका भी इसमें क्या होगा? फायदा होगा। लेकिन ये जो थ्योरी है अधिकतम देशों में फेल होती हुई नजर आई है। अगर हम बात करें बराक ओबामा की, तो बराक ओबामा ने स्पष्ट कहा था कि यह थ्योरी काम नहीं करती है। तो आपको केवल इतना ध्यान रखना है, यह धारणा कि आर्थिक वृद्धि सभी क्षेत्रों में नीचे तक पहुंचेगी। एक तो ट्रिकल डाउन और टपकन सिद्धांत भी आपको ध्यान रखना। टपकन, ठीक है, ध्यान रखना, टपकन। और इसमें क्या कहा गया है? ऐसी नीतियां बनेगी, अमीर वर्ग का ख्याल रखा जाए, उससे अर्थव्यवस्था में तेजी आएगी, और जब उससे तेजी आएगी तो क्या होगा? गरीब लोगों को भी इसका फायदा होगा। तो ये है इसका मतलब, वृद्धि सभी क्षेत्रों में नीचे तक पहुंचेगी। नीचे से मतलब सीधे यहाँ पे गरीब वर्ग से है। 34वां प्रश्न है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? 34वां प्रश्न, इसमें सीधा सीधा उत्तर हो जाएगा आपका ऑक्सीजन। ग्रीन हाउस गैस कौन है? कई बार ऐसा प्रश्न भी बन सकता है। तो ठीक है, मीथेन है यहाँ पे ग्रीन हाउस गैस हो गई, ओजोन हो गई, नाइट्रस ऑक्साइड हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड हो गई। तो ये सभी क्या है? ग्रीन हाउस गैसें हैं। आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का हिस्सा क्या है? ठीक है, तो इसका उत्तर है 19.9%। देखिए, वर्तमान आंकड़े मैं नहीं पढ़ता हूँ इकोनॉमिक्स के, बहुत काफ़ी समय से पढ़े भी नहीं है। अगर आप पढ़ते हैं तो आप किसी भी बुक को फॉलो कर सकते हैं, करंट अफेयर्स की बुक को, तो नवीनतम आंकड़े आपको वहाँ पे मिल जाएंगे इकोनॉमिक्स से रिलेटेड। तो 2020 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का हिस्सा, उस समय का प्रश्न है ये, 2021 में जब पेपर हुआ था, 19.9%। स्मार्ट सिटीज मिशन किस वर्ष आरंभ किया गया था? तो ये 2015 में आरंभ किया गया था। स्मार्ट सिटीज मिशन किस वर्ष में? 2015 में। 37वां है, भारत के केंद्रीय बजट 2020-21 में राजकोषीय घाटा लक्षित है, तो जीडीपी का 6.8%। देखिए, इकोनॉमिक्स का क्या है, अब करंट से रिलेटेड प्रश्न पूछ रहा है। आप पुराने पेपर उठा के देख लीजिए, 1-2 साल में हुए, तो करंट से रिलेटेड जो वहाँ पे आंकड़े हैं वहाँ से प्रश्न बन रहे हैं। तो आप अगर आप तैयारी में अच्छे से, तो मेरे हिसाब से आपको पढ़ना चाहिए इकोनॉमिक्स में भी, जो करंट के आंकड़े हैं वहाँ से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ठीक है, हमारा ये पॉलिटी वाला टॉपिक खत्म हो गया। इकोनॉमिक्स के यहाँ पे 2-4 प्रश्न आगे भी होंगे इस पेपर में, तो देखूंगा। अब आगे इसमें रह जाएगा उत्तराखंड और ज्योग्राफी। उत्तराखंड और ज्योग्राफी भी मैं यहाँ पे करवा दूंगा। अगर आपको वीडियो सही लग रहा है तो बिल्कुल आप कमेंट करके बताइए, तभी मैं सीरीज़ को आगे रखूँगा। वरना हमारी आधुनिक भारत की सीरीज़ चल रही है, उसको भी मैं कंटिन्यू रखूँगा। काफ़ी समय से उसमें भी वीडियो नहीं बनाया। धन्यवाद।